Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome to the new lecture of subject Educational Leadership and Management। इसका कोर्स आउटलाइन मैं लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज से हम इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 जो कि है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। और आज के हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप और मैनेजमेंट। ठीक है, इसके 4 डिफरेंट टॉपिक्स थे, मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो एक ओवरव्यू आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं एजुकेशनल लीडरशिप होता क्या है। Educational leadership involves the guidance and direction of an educational institutions or system to achieve its goals and objectives. Educational leadership एक guidance और direction है जो कि educational institution या system को डायरेक्शन देती है, गाइडेंस देती है कि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। अब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस भी आपको आता होगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। Educational leaders such as principals, superintendents or educational directors play a crucial role in setting a vision, creating a positive school culture and inspiring stakeholders to work towards educational excellence। अब एजुकेशनल लीडर्स जो होते हैं जिसमें प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, सुपरिटेंडेंट्स आ सकते हैं, एजुकेशन के डायरेक्टर्स आ सकते हैं, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी स्कूल के कल्चर को सेट करने में, उसका विजन यानी उसका पॉइंट ऑफ व्यू सेट करने में। उसके अलावा आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं जो काम करते हैं आपके साथ मिलके एजुकेशनल एक्सीलेंस को बेहतर बनाने के लिए, वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है। एजुकेशनल मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्शंस होती हैं और उसके अलावा आपकी जो रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ होती हैं विद इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप उनको कंट्रोल करते हैं। ये फोकस करता है एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेज को आपके एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने में। अब जो एजुकेशनल के मैनेजर्स होते हैं जिसमें स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं, एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ जो सक्सेसफुल एक इंस्टीट्यूट में ओवरऑल जो प्रोग्रेस है उसकी डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंट स्कोप ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल लीडरशिप क्या है। एजुकेशन लीडरशिप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये इन्वॉल्व करता है आपकी गाइडेंस को, इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि आपके जो कॉमन गोल्स हैं उनको आपने अचीव करना है। फिर एजुकेशनल लीडर्स जो हैं वो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, डायरेक्शंस आपको देते हैं और उसके अलावा एक पॉजिटिव इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में आपको हेल्प करते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिसोर्सेज है एक्टिविटीज़ की जो कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो प्लान करते हैं। उसके अलावा ये एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद इन द स्कूल जो आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, उसमें आपको हेल्प करता है। ये एजुकेशनल लीडरशिप और मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट था। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी नेचर में हम देख लेते हैं डायनामिक एंड अडेप्टिव। ठीक है, अब जो एजुकेशनल लीडर्स और मैनेजर्स होते हैं वो क्या अडॉप्ट करते हैं, इवॉल्विंग जो एजुकेशनल लैंडस्केप है यानी जो चेंज है एजुकेशनल टाइम में उसको अडेप्ट करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं, न्यू मेथडोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं, न्यू पेडागोजिकल अप्रोचेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब पेडागोजी और मेथडोलॉजी में डिफरेंस है। पेडागोजी जो है वो हम देख सकते हैं पढ़ाने के तरीक़ेकार, और मेथडोलॉजी क्या है, उस पेडागोजी के अंदर जो टर्म है वो मेथडोलॉजी आती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ये होते हैं पीपल सेंट्रिक। बोथ लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है ये क्या काम करते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, टीचर को इन्वॉल्व करते हैं, स्टाफ को इन्वॉल्व करते हैं और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं।
उसके अलावा ये एड्रेस करते हैं नीड्स को, कंसर्न्स को और मोटिवेशंस को जिनको आप अंडरस्टैंडेबल वे में यूज़ कर रहे होते हैं। विजनरी की, अब विजनरी क्या है कि एजुकेशनल लीडर्स जो हैं वो उनका एक विजन होता है, फ्यूचर होता है एक किसके रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट, जो आपका इंस्टीट्यूट है जिसको हम स्कूल कह सकते हैं, जिसमें वो गोल की सेटिंग्स को लेते हैं, स्ट्रेटजीज वो यूज़ करते हैं एक्सीलेंस एजुकेशन को अचीव करने के लिए। ये उनका विजन होता है। हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को हम देखते हैं, इंस्टीट्यूट की डेवलपमेंट को देखते हैं और रिसोर्सेज के ऑप्टिमाइजेशन को देखते हैं। अब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में अगर हम बात करें तो इफ़ेक्टिव लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करती है, आपकी इन्हांस करती है एजुकेशनल क्वालिटी को, आपके इंश्योर करती है स्टूडेंट्स को और रिसीव किस वजह से कि वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को रिसीव कर सकें। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है इनके जो की ड्राइवन इंस्टीट्यूट हैं या डेवलपमेंट्स हैं ये इसमें इन्वॉल्व हैं। ये क्या करते हैं कि आपके जो पॉजिटिव कल्चर है, आपका जो टीम वर्क है, आपकी जो इनोवेशंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको फास्टर यानी तेज़ करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की। अब जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होती है ना वो किस चीज़ को मेक श्योर करती है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो मटेरियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, उनको यूज़ किस तरह करना है और उसको लेके आपने इम्प्रूव्ड आउटकम्स को किस तरह से एक जो आपके आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव वे में रखना है कि जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके अंदर। अब वो रिसोर्सेज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन कौन से होंगे, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो मटेरियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके पास टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स आते हैं। मटेरियल रिसोर्सेज में आपके पास वो मटेरियल आता है जो नॉन लिविंग होता है। अब वो नॉन लिविंग में आपके पास फंडिंग हो सकती है, वो आपके पास एविएट्स हो सकते हैं, वो आपके पास टेक्नोलॉजी की इनकॉर्पोरेशन हो सकती है। जो भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आती है वो आपके मटेरियल्स में इंक्लूड होती है। वी डिस्कस स्कोप ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? लीडर्स एंड मैनेजर इंगेज इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू गेट सेट लॉन्ग टर्म गोल्स, allocate resources and determine the direction of educational institution as it is बिफोर मैंने जैसा डिस्कस किया है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो लीडर्स और जो मैनेजमेंट है उसकी जो प्लानिंग है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट कर सकते हैं। आपके जो रिसोर्सेज हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में यूज़ हो रहे हैं उनकी एलोकेशन कैसे होगी इसको भी आपने ऑलरेडी प्री प्लान करना है। फिर आपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शंस हैं उनकी डिटर्मिनेशंस को भी आपने ऑलरेडी सेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि रिसोर्सेज में 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है और एक होता है मटेरियल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में आपका स्टाफ आता है, आपके एडमिनिस्ट्रेशंस आती हैं, आपके स्टूडेंट्स आते हैं। लिविंग थिंग में जो चीज़ें आपके पास इंक्लूड है ह्यूमंस में वो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज में आती हैं। देन करिकुलम डेवलपमेंट। अब ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एजुकेशनल मैनेजमेंट और लीडरशिप के लिए। एजुकेशनल जो लीडर्स होते हैं वो कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, वो करिकुलम को डिज़ाइनिंग में और उसकी अपडेटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? कि जो करिकुलम है वो आपका अकॉर्डिंग टू द नीड्स होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द टाइम होना चाहिए और वो स्टूडेंट्स और एजुकेशनल गोल्स के अलाइन यानी उसके मुताबिक होना चाहिए। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है कि वो मैनेजर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, बजटिंग के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए कि इस इंस्टीट्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए ये रिसोर्सेज या ये फंडिंग इम्पॉर्टेंट है। अब बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यहाँ पे मैं एक पब्लिक अगर प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट की बात करूँ
तो वहाँ पे जो फाइनेंस ऑफिसर्स होते हैं आपके उस इंस्टीट्यूट में, उनके लिए मस्ट है कि वो ये चीज़ पहले से तैयार करें कि इतना बजट आपकी एंड उसमें लगेगा, आपकी एग्ज़ाम्स के पेपर्स की प्रिंटिंग में लगेगा, इतने आपके पेपर्स यहाँ पे आपने चीज़ें आपकी क्या कहते हैं कि कोई काम आपने करवाना है तो उसके लिए लगेगा। उसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग में ये है कि ऑलरेडी आपने ये चीज़ प्री प्लान करनी है कि इतने आपके पास इनकम है और इसमें से इतने आपकी इनकम जाएगी। बजटिंग में ऑलरेडी आपकी सैलरी भी जाएगी स्टाफ की, आपके और भी जो बाकी एक्सपेंसेस हैं इंस्टीट्यूट के वो भी निकाले जाएंगे। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिटी की इंगेजमेंट। आपके जो लीडर्स हैं उनका जो पॉजिटिव लिंक है वो आपके पेरेंट्स, वो आपके जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। जिस कम्युनिटी में आपका इंस्टीट्यूट बना हुआ है वहाँ के कम्युनिटी मेंबर्स के साथ आपका लिंक होना चाहिए, और एजुकेशनल के जो एक्सपीरियंस्ड और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपका लिंक होना चाहिए। आज के लिए ये इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।